बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोकी टीवी। मैं हूँ आपका खादम मलक मोहम्मद नवाज़ सोकी, हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, आज जो हमारे स्टूडियो में मेहमान हैं नूर मोहम्मद कसूरी साहब, ये प्रोडक्शन दे बड़े सैकटरी रहे नो, और मैं अज इन्हों को पूछागा कि मुल्क केड़ी जगह ते दिवालीए ते पहुँचा हुआ, इन्हों की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। कसूरी साहब, ए दसो कि माशाअल्लाह तुसी बड़े मैन ओहदे ते फैज़ भी रहे हो, मुल्क की की पोजीशन जा रही है? असल में शौकी साहब, बात यह है कि इस वक्त जो पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर था माशी, जी, ये कहा जा सकता है कि जब मैं एडवाइज़र था मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री जी प्रोडक्शन का, जी, उस वक्त पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, मईशत है, उसमें बैलेंसिंग फैक्टर मौजूद था। ठीक है कि पाकिस्तान का जो पब्लिक सेक्टर, जी आप कह सकते हैं, सीमेंट था, ऑटोमोबाइल था, ठीक है, फर्टिलाइज़र था, ठीक है, पेट्रोलियम था, और दूसरे जो ज़राए थे जैसे घी है, जी, ये टेक्सटाइल, बहुत कुछ है, अपना शुगर मिल्स हैं, वो एक बहुत मजबूत किस्म का एक बैलेंसिंग फैक्टर मौजूद था पब्लिक सेक्टर की। आप किस दौर में रहे हैं सर? मैं किस दौर से किस दौर तक? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की दोनों हुकूमतों में 88 से 90, ठीक है, 93 से 96। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त जो ये बैलेंसिंग फैक्टर था, ठीक है, उसकी वजह से पब्लिक सेक्टर क्योंकि मजबूत था, इसलिए जो प्राइवेट सेक्टर है जी, वो अपनी मर्जी से चीज़ों की कमी बेशी नहीं कर सकता था। ठीक है, क्योंकि अगर वही, जैसे अब आप, मैं एक मिसाल देता हूँ कि अगर वो फर्टिलाइज़र की कीमत बढ़ानी है दाऊद ग्रुप ने, जिनका उस ज़माने में जी बड़ा चर्चा है, तो हमारा भी नेशनल फर्टिलाइज़र कारपोरेशन थी, ठीक है, हमारे पास 4 बड़े बड़े कारखाने थे उस ज़माने में, ठीक है। तो इसलिए वो उस वक्त तक कीमत नहीं बढ़ा सकते थे कि जब तक हमें हमारे साथ वो बैठ के बात ना करें, प्रोडक्शन से ना पूछें, क्योंकि जो मेजर था उस वक्त हमारे पास 25-30% फर्टिलाइज़र था, वो हमारे पास था, वो बैलेंसिंग फैक्टर बना गया। इसी तरीके से सीमेंट था, इसी तरीके से ऑटोमोबाइल गाड़ियाँ, जैसे मैं मिसाल दे सकता हूँ कि जिस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पहली गवर्नमेंट थी, हम 1,49,000 रुपए में सुजुकी गाड़ी बेचते थे, और जो ये टोयोटा करोला है वो 1,80,000 रुपए की हम बेचते थे। लेकिन जैसे ही वो प्राइवेट सेक्टर में गई, जी, सुजुकी की कीमत 3.5 लाख कर दी उन्होंने, और जो दूसरी की जो गाड़ी थी उसकी 7.5 लाख रुपए एक हफ्ते। मैं कसूरी साहब इंतहाई माफी, जी आप बता लें, मैं मुझे मेरे पास है जी। तो वो जो बैलेंसिंग फैक्टर था ना जी, उसको नज़रअंदाज के जो ये प्राइवेटाइजेशन हुई, ये करने वाला कौन था? मैं ये समझता हूँ कि इसमें मेजर जो है, जो मुस्लिम लीग की मौजूदा लीडरशिप है, नवाज शरीफ है या शहबाज शरीफ है या ये लोग, जी, क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने प्राइवेटाइजेशन करने की इजाज़त नहीं दी। वो तो ये था कि एक मरतबा हम 1,49,000 की, जैसे मैं कह रहा हूँ, तो उस वक्त गाड़ी की कीमत में हमें 500 रुपये गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा था। तो नहीं सर, नुकसान नहीं होता रहा, मैं जो प्रपोजल लाई, नुकसान इन्होंने कोई भी नहीं होया, नहीं होता था, लेकिन एक वो कहते थे कि 500 रुपए का हमें नुकसान हो रहा है जी एक गाड़ी में। तो मोहतरमा से कहा कि आप 5 रुपए बढ़ा दें। मोहतरमा ने कहा कि अगर मैं 500 रुपए ये 5,000 बढ़ा देंगे, मैं नहीं बढ़ाई, सॉरी, उन्होंने नहीं बढ़ाया। इसी तरीके से फर्टिलाइजर में, इसी तरीके से सीमेंट में। लेकिन जैसे ही पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म होती है तो ये प्राइवेट सेक्टर को ये इदारे मुंतकिल कर दिए गए और बैलेंसिंग सेक्टर प्राइवेट सेक्टर की फेवर में हो गया, और उन्होंने मर्जी की कीमतें बढ़ाई। इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि IPPs है, उस वक्त हम लोग, नहीं सर, मैं इंतहाई मादरत के साथ मैं बात करता हूँ। कसूरी साहब, मेरा आटो नाल बड़ा वास्ता रहा, जितना कि इस मुल्क नूं आटो ने लुटिया, ठीक है, मैं तुहानूं एक दसना हुण एक मैन चीज़ है, क्योंकि मैं तो जापान तक खत लिखे नो, ये तो बेड़ा गर्क कर गई, और करवाण वाले आप ही सन। सर, एक सुजुकी कैरी डब्बे का वैपोर है, वो मेरा ख्याल है 8 इंच लंबा है, और पूरे वैपोर की मैं नहीं कीमत दस रहा, सिर्फ रबड़ की दस रहा। और वो जनाब मानो एक रबड़ जड़ा अगर होलसेल का बाहरों अच्छी क्वालिटी का बनवाओ तो 5 रुपए का बनता है। ये 2017 की गल मैं दस रहा, 11,500 ना मैं इन्होंने रेट कटवाया, 11,500 ना एक वो रबड़ लग के आंदा रहा। अकाउंट लुटवाण वाले सन, फिर कहते जी मुल्क तबाह हो गया। दूई चीज़ ये वे कि हुण एक सनंसर है नाजरीन, मैरान गड्डी ना 5 फुट का पैप है कसूरी साहब, वो कितने का होना चाहिए है? 1,98,000 का यार,
ये कौन पास करता रहा जी? वो रेगुलेटर कमज़ोर हो गए ना, जब प्राइवेट सेक्टर की फेवर में चला गया तो जो रेगुलेटर थे जिन्होंने नज़र रखनी थी कीमतों पे, और फिर क्वालिटी भी कोई नहीं। सॉरी ना, हाँ बिल्कुल ठीक है आपकी बात कि जब आप बैलेंसिंग फैक्टर है बगैर इसको वो उसका इम्पैक्ट और इफेक्ट देखे आप उसको प्राइवेट सेक्टर को मुंतकिल कर रहे हैं, तो उसका बैलेंसिंग फैक्टर है उनकी फेवर में हो गया। देखिए बात ये, जिस वक्त ये प्राइवेटाइजेशन का नया सिलसिला आया था, पाकिस्तान में भी ग्लास नोट के नाम से वो, या उस जमान मार्गरेट थेचर थी, उनके कॉन्सेप्ट से। अच्छा सॉरी, इस बात को छोड़ देते हैं। अब इस मुल्क का बनेगा क्या, इसका क्या हाल है? मैं तो कहता हूं कि ये बिल्कुल किनारे पे है। नहीं, बात ये किनारे से भी आगे आगे निकल गया है बहुत। जो ये कहते हैं कि जो आंखें रखते हैं, जो सुनते हैं, देख रहे हैं, वो सिचुएशन इससे भी बदतर है जो आप सोच रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान में आज भी इतना पोटेंशियल है कि हमारे जो इंटेलेक्चुअल हैं, हमारे मीडिया के लोग हैं, जो लोग सारे हाउसेस वालों की बात नहीं कर रहा, वो तो अपॉर्चुनिस्ट क्लास के काइटर के लोग हैं। लेकिन अब तो आप ये समझे कि मीडिया का हर बंदा जिसके पास टेलीफोन है वो भी ओपिनियन मेकर है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में आज भी पॉलिटिकल लोग हों, चाहे जर्नलिस्ट हों, इंटेलेक्चुअल हों, आज भी इस पोजीशन में है कि बेहतर तरीके से पाकिस्तान को मैनेज किया जा सकता है। लेकिन कैसे सर, जरा वाज़ह करें ना हमारे नाज़रीन को आसान लफ्ज़ों में। हाँ, वाज़े तौर पे कि मैं ये समझता हूँ कि इसकी जो पाकिस्तान की मौजूदा सिचुएशन है, इस पर सेमिनार हों, मुज़ाकरे हों, और ये कहा जा सकता है जैसे भी ये किसी तरीके गैदरिंग्स वगैरह करें, और उसमें जो ओपिनियन आएगी ना आम आदमी की, मुख्तलिफ लोगों की, मैं ये समझता हूँ को बेहतर रिजल्ट निकलेगा। नहीं, सेमिनारों पे तो खर्चा ही होगा, उसका रिजल्ट तो कुछ नहीं निकलता। देखिए कुछ ना कुछ तो आपको कहीं ना सर, वो रोज मीटिंग होती है, अवाम कहाँ पहुँच गई है। लेकिन बात यह है कि वो जिनकी आप बात कर रहे हैं, जहाँ मीटिंगें होती हैं, जो इस वक्त ओपिनियन मेकर, डिसीजन मेकर या स्टेक होल्डर बने, वो तो अब नाकाम हो गए। हाँ, तो हाल क्या है इसका? वो तो इस सूरत, अब सॉरी माफी, आप पीपल पार्टी की माशाल्लाह हमने वोटें भी दिए हैं, शहीद बेनज़ीर भुट्टो को दिए हैं। भुट्टो के दौर में हमने नारे भी लगाए हैं, स्कूल पढ़ते थे जब, मतलब भुट्टो ये के। अब मसला ये है कि ये 13 पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं, उसमें पीपल पार्टी भी डाल गई। पहले एक दूसरे के खून के प्यासे होते थे। नहीं, अब देखें बात ये जैसे अब हम पाकिस्तान, जो मैं खुद ये है कि हम लोग हमारे जमहूरियत की बहाली, आइन की बालादस्ती और अवाम की बालादस्ती के लिए काम करते हैं, और ये सोच थी कि वो ज़ाहिर उनके तरीके लिए एक ही है कि अवाम को कॉन्फिडेंस में लेने का, या उनको एतमाद कि अवाम इलेक्शन हो। बिल्कुल, अगर आप, हम लोगों की तो सारी जद्दोजहद रही है, लेकिन आज मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में अवाम की बात करने वाला, मुझे तकलीफ हो किसी को, मैं ये समझता हूँ कि जो अवाम की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती, आइन की बालादस्ती की बात करते थे, वो फोर्सेस ख़त्म हो गई हैं, बल्कि वीक, ये तो मान रहे हैं। हाँ, क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद, नहीं वो तो बेचारे, मतलब जो भी है, जुल्फ़कार अली भुट्टो जो था उसको हम लीडर मानते हैं। वो जुल्फ़कार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद अब पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये अवाम की पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं है, पाकिस्तान की नहीं है, मैं माजरत से करूँगा, बिल्कुल नहीं, वो तो अंधे लोगों को पता। अपने ज़ाती मफादात, अपना इक़्तिदार, अपना ग्लैमर, अपना इन्फ्लुएंसी उनके लिए अहमियत है। इसलिए अब ज़रूरी हो गया है कि ये मौजूदा सिस्टम है, इसके लिए इसको ये तब्दीली की बात करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। और पर सर, वो आप सीनियर हैं माशाल्लाह, आप बड़े बड़े ओहदों पे रहे हैं, वो होगा कैसे? मैं ये नहीं, वो कोई मुश्किल नहीं। देखिए, बताएं, बात यह है कि जब आप जद्दोजहद करते हैं, कि जिस वक्त हम अयूब खां के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे थे, कोई सोच सकता था कि अयूब को अवामी ताकत के ज़रिए हटाया जा सकता है? या आप दूसरे, आप कह ज़ियाउल हक है, ठीक है, उनके खिलाफ जद्दोजहद की, और हमने फिर भी उस जद्दोजहद का, वैसा माफ़ी नाल जो कसूरी साहब, मैं तुहाडी गल कटना, यकीन मनसो, भावें उसनूं डिक्टेटर ही कहंदे नो, लेकिन उस दे दौर 'च इतना जुल्म नहीं सी। नहीं, वो देखें बात ये कि वो बैलेंस, आज जो आप कह रहे हैं, उस वक्त जो भुट्टो साहब ने जो पॉलिसीज़ इख्तियार की थी बैलेंसिंग फैक्टर की, मतलब पब्लिक के लिए, वो उस वक्त स्ट्रॉन्ग, ये फर्टिलाइज़र जो भुट्टो साहब ने ये फर्टिलाइज़र के जितने भी कारखाने सर, उनको तो छोड़ देना, अब है, वो तो गुजरा तो गुजर गया। अब बात यह है कि अब इस मुल्क का कैसा हाल कौन सीधा करेगा? देखिए, अब सीधा हो सकता है, सर बताएं। बैठे
देखो उनसे कहेंगे कि ये बैलेंसिंग फैक्टर कायम करने के लिए कि जो मेगा प्रोजेक्ट है जैसे या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं या जिनको ये कह सकते हैं कि जैसे फर्टिलाइजर है, ऑटोमोबाइल है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, ये पब्लिक सेक्टर में है। प्राइवेट सेक्टर को जब तक आप इनको पब्लिक सेक्टर में नहीं आएंगे और कोई पाकिस्तान में तरीका नहीं है कि पब्लिक सेक्टर इन्फ्लुएंस में आए, स्ट्रॉन्ग हो, जब तक बैलेंसिंग फैक्टर नहीं आएगा अवाम को आप कोई रिलीफ मौजूदा सिस्टम के जरिए नहीं दे सकते। मैं ये अर्ज करता हूँ जैसे मतलब ऐसे लोग हैं कि वो पूरा शहर एक दिन में खरीद सकते हैं, इधर ऐसे पड़े हैं लोग, लेकिन वो लूटा मारी पे हैं इंतहाई इबादत के साथ। सर इन पे मतलब जो है ना ये मतलब है कि देने वाला तो काम ही कोई नहीं है, रह गया ना। नहीं है, जब आप देखें ना इस वक्त यही कहा जा सकता है, ये जो गैर यकीनी की जो सूरत पैदा होती है, चाहे घर में हो, मुल्क में हो, सूबे में हो, सर बच्चे लोग बेच रहे हैं। कल की रिपोर्ट है, मैं कराची को अपनी नहीं, आपकी बात सही है। जब गैर यकीनी की इस वक्त सूरत हाल है, इस वक्त किसी को ना आम आदमी को पॉलिटिकल लीडरशिप पे इत्मीनान है, ना दूसरे इंस्टीट्यूशन को, ना ही दूसरे इंस्टीट्यूशंस को पॉलिटिकल और इदारे तो भी लोगों ने मान उठ रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि इस वक्त जो क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस है बुनियादी तौर पे एतमाद का जो फुकदान है ना, यही हमारा सबसे बड़ा बुहरान है। लेकिन बात यह है कि फिर भी आज भी ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं, जैसे आप ये कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, जैसे ये पैकेजेस ग्रुप है, दाऊद ग्रुप है, जो पब्लिक नशात है, नहीं नशात को तो ये समझते हैं कि पॉलिटिकल फेवर का रही है किसी ने, लेकिन ऐसे लोग अब भी बड़े बड़े सेठ लोग मौजूद हैं जो सियासत में नहीं आते, लेकिन वो मतलब है कि अपने तरीके से पाकिस्तान की तरक्की में हिस्सा डाल रहे। सर कोई भी नहीं डालता। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਰੈਫਰ ਟਿਕਟ, याद हो सी ਤੁਹਾਨੂੰ 92-93 ਚ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਮੁਲਕ ਬਚਾਓ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੀ ਉਹ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਫੰਡ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਧਨੀਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ। ਕੱਲ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट है सर कि कल कराची को अपनी कोई मियाँ बीवी बच्चा लैके कोई 5-10 दिनों का तो वो बच्ची बेच रहे सन, उतों मेरे को रिपोर्ट भी आई है। इस वास्ते ये तो मेरा ख्याल है। लेकिन देखें शौक साहब, बात ही है कि आप बच्चियों को बेचने की बात करते हैं, यहाँ किसी न किसी तरीके से ये देखें पिछले 25-30 सालों में जो हुआ है कि यहाँ बाकायदा इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं जहाँ जिस्मानी अज़ा की तजारत होती है। बिल्कुल होती है। तो वो जब इतनी कीमती वो जब तजारत होती है, जब उनको को रोक, जब आंखें आपने इदारों ने बंद की, बिल्कुल क्यों बंद की हुई है जी? वो जाहिर है कि वो उनका मुंह मीठा उनको लगाया किसने? ये सियासी बेस पे ही आए हुए हैं। सर बात यह है कि जब आप दुनिया में जहाँ भी ये खराबी पैदा होती है वहाँ इलेक्शन सिर्फ इसीलिए कराए जाते हैं कि 5 साल बाद जब ये लोगों के पास जाएंगे इनको ओपिनियन भी मिलेगी, अवाम के एहसासात होगा। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान में जो इंस्टीट्यूशन थे जिनसे लीडरशिप आती थी, जैसे स्टूडेंट यूनियन है, जी जी, आपने बंद कर दी। अब मैं सॉरी मतलब नाजरीन वास्ते भी टाइम ज़्यादा मतलब इसका हल इलेक्शन ही है। फिलहाल मैं ये समझता हूँ कि और कोई गैर आईनी जो है ना हल नहीं है, लेकिन इलेक्शन से पहले तमाम जो इन चीज़ों मैं ये समझता हूँ इस वक्त जुडिशरी है क्योंकि उनके वो स्टेक होल्डर हैं, हाँ कर सकते हैं, मिलिट्री इंस्टीट्यूशन है, वो इस पोजीशन में है कि पॉलिटिकल पार्टीज को बैठा सकते हैं। बिल्कुल और सही। किसी ना किसी तरीके से लोग उनकी वो बात है चाहे अपने मफाद के लिए वो ये तस्लीम भी करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि अगर चलो ये कुछ भी नहीं होता, कम अज़ कम अगर 20% बेहतरी में भी हम चले जाते हैं तो अगले 10-5 साल बाद हम और 50 साल उसमें चले जाएंगे, कोई बेहतरी का प्रोसेस तो शुरू होगा। पाकिस्तान में इस वक्त अवाम की बालादस्ती का, आइन का, रूल ऑफ लॉ की, ओपिनियन का कोई सिलसिला चल ही नहीं रहा। कम अज़ कम ये तो है ना कि अगर आप एक सिलसिला शुरू तो करें। मैं हालांकि मेरी जो सारी जद्दोजहद है अयूब खां के से लेके और जनरल ज़ियाउल्लाह परवेज़ मुशर्रफ था,
हम मतलब है कि जो है इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी मुदाखलत के खिलाफ रहे। लेकिन बात यह है कि इस वक्त जैसे कि इमरजेंसी है, इस वक्त मरीज मर रहा है, उसके लिए आप अब जो ये पैनाडोल है उसके बजाय सर्जी की जरूरत है। तो मैं मतलब सर्जी की जरूरत है। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया कसूरी साहब। नाजरीन सॉरी टाइम ज़्यादा हो गया, लेकिन बड़ी इंटरेस्ट और ये बड़े बिजी रहंदे नो और इन्होंने मोहब्बत के ना टाइम दिता। नेक दुआओं के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सोने दे वाले।